दक्षिण एशिया की राजनीति एक बार फिर से करवट लेती दिख रही है। जिस बांग्लादेश ने 1971 में खून, संघर्ष और बलिदान के बाद पाकिस्तान से अलग होकर अपनी पहचान बनाई, उसी देश को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या इतिहास खुद को दोहराने की तरफ बढ़ रहा है। राजनीतिक अस्थिरता, बढ़ते विरोध, अल्पसंख्यकों पर हमले और सत्ता के सख्त रुख ने अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कहीं पर्दे के पीछे कोई बड़ी भू राजनीतिक स्क्रिप्ट तो नहीं लिखी जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बांग्लादेश को दोबारा से ईस्ट पाकिस्तान बनाने की कवायद चल रही है, क्योंकि बांग्लादेश से आ रही खबरें दिल दहला देने वाली हैं। एक तरफ हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले, मंदिरों में तोड़फोड़, दूसरी तरफ सूफी मज़ारों पर भी आगजनी की गई और अब तो संगीत कार्यक्रमों तक भी पत्थरबाजी हुआ। क्या अब ऐसे में कई सवाल हैं। सवाल यह है कि आखिर ये गुस्सा किस बात का, क्योंकि बांग्लादेश की सहिष्णुता की मिसाल अब हिंसा की आग में जल रही है। तमाम वो तस्वीरें हैं जो कई सवाल पैदा करती हैं। रिपोर्ट दिखा रहे हैं। का शिकार बने, आग लगाई गई, लूटपाट हुई। कट्टर वहाबी विचारधारा वाले समूह सूफी परंपराओं को शिर्क मानते हैं और उन्हें नष्ट कर रहे हैं। यह हमने बांग्लादेश की सहिष्णु सूफी संस्कृति का सीधा प्रहार है और अब निशाना बन रहे हैं सांस्कृतिक आयोजन। फरीदाबाद में मशहूर रॉक सिंगर जेम्स का लाइव कंसर्ट रद्द करना पड़ा जब कट्टरपंथी भीड़ ने ईंट पत्थर बरसाए। 25 से ज्यादा लोग घायल हुए। छायनाट और उड़ीची जैसे सांस्कृतिक स्थानों पर आगजनी, संगीत, नृत्य, कव्वाली सबको गैर इस्लामी बताकर रोका जा रहा है। दिसंबर में छात्र नेता की मौत के बाद भड़की हिंसा में अखबारों के दफ्तर जलाए गए क्योंकि उन्हें भारत समर्थक कहा गया। ये गुस्सा क्या है? विशेषज्ञ कहते हैं ये कट्टरपंथी ताकतों का उदय है जो अंतरिम सरकार की कमजोरी का फायदा उठा रही है। जमात इस्लामी जैसे संगठनों पर बैन हटाया गया, जिसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बांग्लादेश फिर से सहिष्णुता की राह पर लौटेगा या कट्टरपंथ की ये आग पूरी देश को जलाएगी। आखिर बांग्लादेश में इस तरह की स्थिति क्यों पैदा हो गई है? हर दिन एक अलग तस्वीर देखने को मिलती है और ये तस्वीर कहीं ना कहीं मन को विचलित भी कर रही है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं रिटायर्ड मेजर जनरल पीके सहगल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और साथ ही हमारे साथ उस्मा करदार पीएमएलएन के मंत्री है। बहुत बहुत इस्तकबाल है, बहुत स्वागत आपका। सहगल साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। आखिर बांग्लादेश में हो क्या रहा है? कभी मंदिरों, कभी मस्जिदों पर निशाना, कभी कॉन्सर्ट पर हमला। आखिर इसका अंत क्या है? इसका अंत तो तभी होगा जब वहाँ इलेक्शंस होंगी और एक ऐसी सरकार चुनी जाएगी जो वास्तव में बांग्लादेश के हित के लिए काम करेगी, ना कि आतंकवादियों के। ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, और हर पार्टी अपने अवामी लीग को बैन कर दिया जो सबसे पॉपुलर पार्टी है। 40% लोग आज भी अवामी लीग को चाहते हैं, लेकिन जहाँ तक कट्टरपंथी है, कट्टरपंथी जो है बीएनपी के लीडर्स को भी अटैक कर रहे हैं, अवामी लीग को भी अटैक कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि वहाँ ऐसी सरकार बने जो एक कट्टरपंथी जो है उनको बनाए। उनके गुस्से के अनेकों कारण है। सबसे बड़ा कारण है कि वहाँ कंप्लीट पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है। दूसरा, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, किसी प्रकार का कोई लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। तीसरा जो है लैक ऑफ गवर्नेंस। चौथा जो है कि जो युवक मारा गया, हादी जो स्टूडेंट लीडर था, जिसने ये 2000 जब शेख हसीना को हटाया गया, उस आंदोलन का लीडर था। पहले उन्होंने, यूनुस ने कहा कि हिंदुस्तान इसके पीछे है और हिंदुस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अभी उसके भाई ने साफ तौर पे कहा कि यूनुस सरकार खुद इसके पीछे इन्वॉल्व थी, क्योंकि वो नहीं चाहते कि इलेक्शन की जाए। वो चाहते हैं कि अपने आप को कायम रखा जाए, और इसलिए वो अभी कह रहे हैं कि यूनुस को फांसी दी जाए। इसी वजह से यही मुख्य वजह है जिसकी वजह से उनको बड़ा जबरदस्त गुस्सा है, और साथ ही साथ कंप्लीट लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। सहगल साहब, लेकिन एक बड़ा सवाल ये, क्योंकि लगातार बांग्लादेश सरकार पर तो सवाल उठ ही रहे हैं, सवाल ये भी है कि क्या बांग्लादेश अब वाकई पाकिस्तान की राह पर चल रहा है? देखो, पाकिस्तान जो है स्थिति का भरपूर फायदा उठा रहा है और उठाएगा भी, क्योंकि वहाँ कंप्लीट एक किस्म से सिविल वॉर की स्थिति है। जहाँ तक आर्म फोर्सेस को वहाँ इन्वॉल्व नहीं किया गया अभी तक। अगर आर्मी को इन्वॉल्व किया गया होता तो स्थिति स्थिर हो सकती थी, लेकिन आर्मी को किसी प्रकार से इन्वॉल्व नहीं किया गया। आर्मी स्टैंड बाय है। पुलिस जो है, पुलिस फोर्सेस सब कुछ देखती है लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं करती। जहाँ तक यूनुस सरकार का ताल्लुक है, यूनुस सरकार भी तमाम चीज़ को नजरअंदाज कर रही है। वो तो चाहती है कि किसी ना किसी, और जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, चाइना का ताल्लुक है, वो बड़े पैमाने पर जो है स्थिति का भरपूर फायदा उठा रहे हैं।
और पाकिस्तान की जबरदस्त कोशिश है कि वहाँ इतना जबरदस्त आतंकवाद फैले जिसके माध्यम से वो हिंदुस्तान के नॉर्थ ईस्ट जो है 8 स्टेट्स इंक्लूडिंग सिक्किम उसको चिकन नेक के माध्यम से उसको देश से अलग किया कर सके और बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान के नॉर्थ ईस्ट को डिस्टेबलाइज किया जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता इसमें कामयाब होंगे, लेकिन हिंदुस्तान को काफी ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा, काफी ज्यादा अपनी वल्नरेबिलिटी को चेक करना पड़ेगा। उसी को निगाह में रखते हुए हमने 3 नए बेसिस बनाए हैं ताकि चिकन नेक किसी प्रकार से हिंदुस्तान के हाथ से निकले नहीं। क्योंकि हिंदुस्तान जानता है कि अगर चिकन नेक का एरिया कट जाता है तो कंप्लीट रेल एंड लैंड कम्युनिकेशन जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से कट ऑफ हो जाएगा, जिसका केवल और केवल फायदा होगा पाकिस्तान को, चाइना को। हिंदुस्तान के अनेकों ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस को फॉर द टाइम भी हिंदुस्तान एक्सरसाइज नहीं कर रहा। हम वेट कर रहे हैं, हम संयम का इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल उसी माफी जो हमने मालदीव में किया। मालदीव की भी सरकार एक समय बिल्कुल प्रो चाइना हो चुकी थी, हिंदुस्तान ने संयम बरसाया और उसका फायदा हुआ कि अभी अभी वो जो है न्यूट्रल हो चुकी है, हिंदुस्तान के उतने ही नजदीक है जितना चाइना के। इसी माफी की कार्रवाई श्रीलंका में हुई थी, श्रीलंका की सरकार भी चाइना के गोद में चली गई थी, लेकिन जब आपदा आई उनको साफ तौर पर नजर आया कि हिंदुस्तान फर्स्ट रिस्पॉन्डर है। अभी साइक्लोन का सीजन है, 100% साइक्लोन्स आएंगे, बड़े पैमाने पर जान और माल का नुकसान होगा, केवल और केवल हिंदुस्तान ही है जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होगा। अभी देखो वहाँ पे चावल की बहुत जबरदस्त दिक्कत हो गई है, बंगाली चावल खाते हैं सुबह शाम, चावल नहीं वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। हिंदुस्तान 40% दुनिया का चावल जो है यानी कि कुल मिलाकर साइकिल साहब आने वाले समय में तस्वीरें और भी ज्यादा खराब होंगी। उस्मा जी मैं आपके पास ही आऊंगी। अब दहशतगर्दी पर बार बार पाकिस्तान का नाम सामने आता है। बांग्लादेश में इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें भी पाकिस्तान का हाथ बताया जा रहा है। देखिए बात सारी ये है कि भारत सरकार ने जो बोया था बांग्लादेश में वो अब काट रहे हैं। उन्होंने शेख हसीना की हुकूमत के साथ मिल के जो एक गठजोड़ किया था बांग्लादेश की अवाम के खिलाफ, जो जुल्म ढाया था बांग्लादेश की अवाम पे, वो अब उनके सामने देखिए उस्मा जी एक चीज मैं बहुत साफ कर दूं कि कभी भी हिंदुस्तान अपने पड़ोसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, तो इसीलिए आप थोड़ा शब्दों पर गौर फरमाइए और इस तरह से बिल्कुल भी नहीं कि बिल्कुल आप अटैक कर दें, ऐसा कभी नहीं हुआ है। इनफैक्ट मैं आपको गिनवा दूं कि बांग्लादेश में जो हालात खराब हुए हैं वो क्यों हालात खराब हुए हैं। मोहम्मद यूनुस साहब से मुलाकात करते हैं शहबाज शरीफ न्यूयॉर्क में, पिछले साल उनकी मुलाकात हुई, इशाक डाक से वो मुलाकात करते हैं, उसके बाद से ही तो बांग्लादेश में स्थिति बद से बदतर हुई है। देखिए पाकिस्तान जो है वो एक पीस लविंग कंट्री है और इस वक्त इस खिते में बदअमनी जो है वो सिर्फ भारत ने फैलाई हुई है। और पाकिस्तान का रोल इस वक्त एक बहुत रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट का है। हम अपने तमाम हमसायों के साथ हमारे अच्छे रवाबित हैं और बांग्लादेश के साथ तो हमारा गहरा आपको पता है संबंध था, क्योंकि हम वो वेस्ट पाकिस्तान और वो ईस्ट पाकिस्तान थे। आप लोगों ने साजिशें कर करके एक बात बताइए उस्मा जी, वही बात है उस्मा जी, समझिए आप इस बात को समझिए, यही कारण है क्योंकि जिस गहरे रिश्ते की आप बात कर रही है उसी गहरे रिश्ते की तस्वीरें इस वक्त बांग्लादेश में देखने को मिल रही है और इसीलिए कहा जा रहा है कि अब बांग्लादेश भी कट्टरपंथियों की राह पर चल रहा है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की राह पर है बांग्लादेश भी। हम बांग्लादेश के जो अवाम हैं उनको सपोर्ट करते हैं, हम उनके पीछे खड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि वहां पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, हम चाहते हैं कि उनके जो मुंतखब नुमाइंदे हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं बांग्लादेश की अवाम को वो सामने आए और हम बिल्कुल उनके साथ खड़े हैं। अब हमारी ट्रेड, हमारी कॉमर्स, हमारी फ्लाइट्स रिज्यूम हो रही हैं, हमारी स्ट्रेटेजिक अलायंस बिल्डअप होने जा रही है, क्यों नहीं? आप वहां की आवाम के साथ खड़े वो बिल्कुल ठीक है, आप उनके आवाम के साथ खड़े वो बिल्कुल ठीक है उस्मा जी, आप समझिए इस बात को, लेकिन वहां पर किसी एक समुदाय को टारगेट करना, माइनॉरिटीज को टारगेट करना, ये कहाँ की इंसानियत है? आप समझिए इस बात को। किस तरह से दोबारा रवाबित इनके आपस में बिल्ड हो रहे हैं। जी जी किसी एक मजहब को टारगेट करना, देखिए ना आप लोगों को प्रॉब्लम ये हो रही है कि आप लोगों को उन्होंने वहां से किक आउट कर दिया है, क्योंकि आपने सवाए वहां पे साजिशें करने के बांग्लादेश के लोगों के खिलाफ और शेख हसीना के साथ आपने कुछ नहीं किया।
आपने उनका गला दबाया, आपने उनकी आवाज बंद की, तो अब वो इस वक्त नहीं चाहते कि कोई भी वहां पे आपके मुल्क से आए। आपने देखे ना उनके उस्मान हादी को, उसको कत्ल करवाया, वो स्टूडेंट लीडर जिसने अपने मुल्क की खातिर इतनी कुर्बानियां दी, अपने कौम की खातिर इतनी कुर्बानियां दी। आपके 2 बंदे आए भारत से, उसको कत्ल कर गए, फिर आपने एक और उनका जो लीडर है उसको मार दिया। आपकी तो पुरानी कहानी है, आपने बुरहान वानी को भी इसी तरह कश्मीर में मारा था, क्योंकि वो सोशल मीडिया का उनका एक स्टूडेंट लीडर था। अच्छा आपको बर्दाश्त नहीं हुआ कि पूरी दुनिया के सामने आपका असल चेहरा जो है वो दिखाया जाए। अच्छा, अब किया यहाँ पे हिंदुस्तान ने, आपका लेकिन उसकी असल किरकिरी चेहरा वो है, पाकिस्तान में वो हुई, सब और दुनिया के सामने बिल्कुल expose हो अंतर्राष्ट्रीय गया है। मंच पर आप किरकिरी लोग सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की अक्सर होती है, और ये बात बखूबी आप भी जानती हैं। सिर्फ बोलने और चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। सहगल साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी, जवाब दीजिएगा। देखो, सबसे पहले जो स्टेटमेंट दी, ओपनिंग स्टेटमेंट की थी, पाकिस्तान एक पीस लविंग कंट्री है। आज सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान जो है इज राइट ऑपोजिट ऑफ दैट। जहां भी दुनिया में कहीं भी टेररिज्म होता है, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे रशिया में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे यूरोप में हो, कहीं किसी भी देश में, चाहे ब्रिटेन में हो, चाहे फ्रांस में हो, चाहे जर्मनी में हो, पाकिस्तान डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। पाकिस्तान ने जो कार्रवाई की पहलगाम में, सारी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया। फिर पाकिस्तान के जितने भी समर्थक देश थे, जीसीसी कंट्री जो 7 मुस्लिम नेशन हैं, और जो अरब नेशन है 65 ऑफ देम, जो पाकिस्तान के बहुत बड़े समर्थक थे, आज वो सारे के सारे तकरीबन हिंदुस्तान के समर्थक बन चुके ये हैं। बात समझ नहीं आएगी ना सहगल साहब, ये बात समझ नहीं आएगी उस्मा जी को। वो तो बिल्कुल उस पर भी बात कर रहे हैं। आज हाडी के ब्रदर साफ तौर पे कह रहे हैं कि उसका हाडी का कत्ल हुआ है वो यूनुस ने करवाया है, तभी वो कह रहे हैं कि यूनुस को फांसी लगाई जाए। वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि यूनुस जो है वो खुद इस माफी की कार्रवाई करा रहे हैं, और 6 तोड़ फोड़ के को नजरअंदाज कर रहे हैं। कंप्लीट लैक ऑफ गवर्नेंस है ये, एक किस्म से सोची समझी उनकी साजिश है, ताकि वो इलेक्शंस को पोस्टपोन करें और अपने आप को कायम रखें। इसमें चाइना भी थोड़ा इन्वॉल्व है, टर्की भी थोड़ा इन्वॉल्व है, और अमेरिकन डीप स्टेट भी इन्वॉल्व है। ये सारी चीज़ें जानते हुए भी, जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है, हम चाहते हैं कि हमारा जो नेबर हो, नेबर्स है जितने भी, वो स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल हों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल नेबर ही साउथ एशिया में पीस एंड टेम्परेचर ला सकते हैं। लेकिन इंस्टेबिलिटी का कारण है कि वहाँ सारे देशों में, चाहे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में हर प्रोविंस में पंजाब के खिलाफ बगावत है। आप देखो, सिंध में बगावत है, बलूचिस्तान में बगावत है, पीओके में बगावत है, वहाँ पे क्या कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और बिल्कुल आपने सही कहा। और अक्सर जो है हिंदुस्तान अपने पड़ोसियों को हमेशा तरजीह देता है, नेबरहुड को हमेशा तरजीह देता है, लेकिन ये पाकिस्तान को ये बातें कभी समझ में नहीं आएंगी। उजमा जी, देखिए, इस वक्त जो भारत है वो पूरी दुनिया में, पूरे खित्ते में किंग ऑफ टेररिस्ट कहलाता है। उसने पूरी दुनिया में इस वक्त टेररिज्म एक्सपोर्ट किया हुआ है। चाहे उजमा जी, वो मेरे को ऐसा अमेरिका लगता है हो, कि आप चाहे वो बोलने से यूके पहले हो। उस चीज को समझती भी नहीं है, बस बोल देती हैं आप समझिए ना आप नहीं क्या नहीं, कह मैं रही हैं। बोलती नहीं हूँ। हाँ, आप अरे भाई, समझिए मैं आप क्या बोलती कह नहीं रही हूँ। हो। उजमा जी, आप समझिए इस बात जाके को। देखे ना, आप जस्टिन ट्रूडो से पूछ लें, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होके पार्लियामेंट में कहा था कि हम इजाजत नहीं देंगे कि रॉ के एजेंट्स आए और कैनेडियन के कोई सिटीजन जो है उसको वहां पे आप मर्डर करें। आपने चुन चुन के जो सिख तो लीडरशिप है आतंकवाद का तो नाम उनको नहीं मर्डर लिया ना, किया आतंकवाद का कनाडा तो में। नाम नहीं लिया ना उजमा जी, बिल्कुल, मतलब ये टेररिज्म, ये आपका जो अजीत दोवल है उसकी तो पॉलिसी उजमा ये है, जी, उसकी जो आरोप स्ट्रेटजी ये है पाकिस्तान पर कि लगता आ हम रहा है, आप दूसरे वो हमारे मुल्कों टिक में, रिपोर्ट दीजिए। जो आरोप आप लोग पर अजीत लगता है कि दोवल आप तो दहशतगर्दी कहता को ही पनाह है देते हैं, कि हम आप दूसरे मुल्कों में हर जगह, हर घुस ममालिक में घुस अगर कुछ के, भी होता है हम तो आप घुस समझिए, घुस आप खुद के भी हम समझिए कि आपको आखिर बार बार मारेंगे। पाकिस्तान का ये नाम क्यों आपके सामने आ अजीत जाता है। दोवल अगर की कहीं पर भी स्ट्रेटजी कुछ है। हो रहा है, आपका समझिए जो अब बांग्लादेश में कुछ हो रहा है, डिफेंस, हिंदुस्तान में कुछ भी हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसमें पाकिस्तान का नाम सामने आ रहा है। आप समझिए, इस चीज को स्वीकार करिए और आप लोग को इस पर काम करना आप चाहिए। यूएन की रिपोर्ट पढ़ लें, उसमें यूएन की अभी, और आप यूएस कांग्रेस की लेटेस्ट रिपोर्ट पढ़ लें, उसमें क्लियरली लिखा है कि जो पहलगाम था वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। और उसमें भारत ने, जब उनको कहा गया कि आप एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवाएं और एक कमीशन बिठाएं, उन्होंने इनकार कर दिया। इसका मतलब है कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं। आप लोग तो अपने लोगों पे, अमृतसर में आपने मिसाइल दागे, आप लोगों ने अपने लोगों को झूठ के बयाने पे आपने एक विक्टिम कार्ड
प्ले करने की सारी उम्र कोशिश की, लेकिन आपका बयानिया सहगल फिट साहब किया। आपके पास आऊंगी, क्योंकि काफी अब लोगों मुस्कुरा को रहे हैं आप, समझ जवाब आ दीजिएगा। गई है देखो जहाँ तक कि पहलगाम का सबसे ताल्लुक है, ज्यादा पहलगाम में इनके टेररिज्म सबसे आप जो एक्सपोर्ट मित्र हैं करते हैं। चाइना ने भी हिंदुस्तान के सपोर्ट दिया। चाइना ने भी साफ तौर पे कहा जो पहलगाम में हुआ उसको बड़े पैमाने पर कंडेम करते हैं। अब देखो एससीओ मीटिंग में कंडेम हुआ, G20 में कंडेम हुआ पाकिस्तान, यूएन में कंडेम हुआ। सारे के सारे देश साफ तौर पे जानते हैं कि आपने मजहब पूछकर क्या हिंदुस्तानी इस माफी कार्रवाई करते, और हिंदुस्तान नहीं चाहता था और पाकिस्तान नहीं चाहता था कि किसी प्रकार से उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो। वो साफ तौर पे कह रहा था कि आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए, हम इसमें शामिल होना चाहते हैं। जबकि हमको कंक्लूसिव एविडेंस था कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है, और इसीलिए हमने पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप्स को बर्बाद किया, 9 ऑफ द हब्स को बर्बाद किया। और जब पाकिस्तान ने हमारे खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश की तो हमने उनके 11 एयर बेसेस को मिट्टी में मिला दिया, और आज भी मोस्ट ऑफ देम आईसीयू में है। इनका बार बार कहना कि पाकिस्तान जो है वो हर प्रकार से अजीत डबल की बात कर रहे हैं। अजीत डबल जो है वो हर प्रकार से कोशिश करते हैं कि देश सुरक्षित रहे और पाकिस्तान की तरफ से किसी प्रकार का कोई हादसा हिंदुस्तान के खिलाफ ना हो। अगर और हिंदुस्तान यही के खिलाफ कारण है कि पाकिस्तान को अभी भी डर है कि कहीं ऑपरेशन 2.0 उन पर ना हो जाए, और इसीलिए यहाँ पर आसपास जितने भी इलाके हैं वहां पर पाकिस्तान ने आपको ऐसा डिफेंस। जी, सबक सिखाया कि आपकी 7 पुश्तें याद रखेगी। ये तो बिल्कुल आप पे सटीक बैठता है, ये बिल्कुल आप पर सटीक बैठता बैठता है, और मुझे उम्मीद भी है कि आप लोग को ये जरूर याद रहेगा, आने वाली पीढ़ी को भी ये याद रहेगा कि हिंदुस्तान ने आप लोगों के खिलाफ किस तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया। फिलहाल वक्त की बेहद कमी है, आप दोनों ने अपना बहुत कीमती वक्त दिया, न्यूज इंडिया को बहुत शुक्रिया आप दोनों का। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज इंडिया।